Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. चैप्टर नंबर 7 जो हम लोग साइंस में स्टडी कर रहे थे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट की क्लासेस में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने जाना उनके क्या क्या कॉजेज हैं और किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसके क्या क्या बेसिक फैक्टर्स हैं, तो उनके बारे में हमने स्टडी किया। आज की अपनी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं और एक नया टॉपिक स्टडी करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन जो होता है बेसिकली वो होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जो भी ट्रीज काटे जाते हैं ह्यूमन बींग्स जो उन्हें कट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों को ही फेस करनी पड़ती है। जब ह्यूमन बींग्स अपनी रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स को कट करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल है, बट वो जो अपनी बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में। Forests are the precious wealth of a country. They are the habitat to many organisms and provide us with the many useful things. Some uses of forest are as follows. They provide wood for various purposes such as making paper, furnitures and houses. They provide wood to be used as a fuel. They provide food and shelters to many animals. They provide many herbs and other medicinal plants. They provide useful things like rubber and resin. These are the source of livelihood for the tribal people living in the forest. जो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का जो मेन होता है, जो डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज होते हैं वो कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं। तो जो फॉरेस्ट होता है वो हमारे कंट्री की बहुत ही कीमती चीज है। फॉरेस्ट जो होता है ना ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड करता है, बट एक तरह से जिस तरीके से हमारा अपना घर होता है जहाँ पे हम सरवाइव करते हैं, उसी तरीके से जो फॉरेस्ट होता है वो किसका घर होता है, एनिमल्स का घर। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, वुड देते हैं जो कि पेपर बनाने के काम आती है, फर्नीचर्स बनाने के काम आती है और घर बनाने के भी काम आती है। तो वहां से जो सबसे मेजर जो सोर्स है एक तरह से फॉरेस्ट जो है, वहां से हमें वुड मिलती है, ठीक। और वो वुड एज अ फ्यूल भी यूज की जाती है बर्निंग के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर्स टू मैनी एनिमल्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिक शेल्टर्स होते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए। और शेल्टर के साथ साथ वो फूड आइटम्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर एनिमल्स सरवाइव करते हैं। बहुत सारे हर्ब्स वगैरह भी पाए जाते हैं फॉरेस्ट में और बहुत सी ऐसी प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन बनाने के लिए भी उनका बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। ये सिर्फ फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं और कहीं नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल थिंग्स एज रबर जो होती है, रबर बनती है, जो एक रबर प्लांट होता है उसकी जो लेटेक्स होती है उससे जो ऑब्टेन होती है उसी से रबर बनाई जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा एक तरह से एक कंपोनेंट है जो कि हमें फॉरेस्ट प्लांट से मिलता है। दे आर द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल। जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जो आदि मानव लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो बेसिकली फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो एक तरह से एनिमल्स के साथ साथ जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनका भी घर होता है फॉरेस्ट। दे हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस बाय फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट आपको पता है प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑक्सीजन और कहीं से नहीं मिलती है। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो ये प्लांट्स कंज्यूम करते हैं अपने फूड की प्रिपरेशन के लिए। तो जो फोटोसिंथेसिस की बेसिकली प्रोसेस होती है उसमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरह से बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं
उसकी हेल्प से और हमारी सनलाइट और वाटर इन सब की हेल्प से वो फूड अपना बनाते हैं। और जब वो फूड बनाएंगे, वो सरवाइव करेंगे, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। जब वो उनके अंदर एनर्जी नहीं होगी, वो फूड अपना प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। और फूड वो तभी प्रिपेयर कर पाएंगे जब हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और हम तब सरवाइव कर पाएंगे जब वो हमें ऑक्सीजन देंगे। तो इस तरीके से जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड को प्रिपरेशन के लिए, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं वो एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। दे मेंटेन द वाटर वेपर्स इन द एयर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं हमारे एयर में वो मेंटेन रहते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड ऑन द सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं, तो वो जो सॉइल है, सॉइल को बहुत ज़्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट तरीके से पैक्ड रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? लॉस ऑफ द फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द लैंड। जो अपर लेयर होती है लैंड की, वो हमारी क्या होती है? फर्टाइल होती है। और जब प्लांट्स वगैरह नहीं होती, अगर ऐसे रफ लैंड हमारी है, तो जो पानी वगैरह बरसता है, फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो उन सब के थ्रू ये सॉइल जो होती है वो बह जाती है। मीन्स जो अपर मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है वो बह जाती है। तो जब हम प्लांट्स ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इस सॉइल को बहुत टाइटली पैक रखती हैं और अपने पोजीशन से मूव नहीं होने देती हैं। तो एक तरह से जो रूट्स ऑफ द ट्रीज हैं ये हमारी सॉइल को मेंटेन करते हैं और सॉइल इरोजन को होने से बचाते हैं। दे हेल्प टू रिटेन द रेन वाटर फॉर द लॉन्गर टाइम विच इन टर्न मेंटेन्स द वाटर टेबल। जो हमारी लैंड होती है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो वो लोग वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है पानी की ज़्यादा, क्योंकि अगर ऐसे प्लेन लैंड पे कहीं पानी बहता है तो वो क्या करता है? फ्लो कर जाता है। पर जहाँ प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो पानी होता है वो कुछ टाइम के लिए रुकता है, तो एब्जॉर्व कर जाता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो भी राइज करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। Lots of forest cover in the world has been cut to provide more space for the human activities। अब आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, तो इसमें यही बताया गया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट कवर्स हैं जो हमारे वर्ल्ड में, उन्हें काटा जा रहा है। क्यों? जिससे ह्यूमन बींग्स को स्पेस मिल सके, जगह मिल सके, वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। वो कुछ भी हो सकती है, अब चाहे वो अपना घर बनाए या इंडस्ट्रीज वगैरह बनाए या और कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाए जिससे उसको प्रॉफिट हो, तो उसके लिए प्लांट्स की कटिंग हो रही है। यही बेसिकली हमारा क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। तो वही चीज इसमें अब आगे बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू द नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड कॉज इज कॉल्ड एज अ डिफॉरेस्टेशन। द मेन रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। कि कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एक तरह से रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू द नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड। या तो नेचुरल तरीके से हो जाए, अब नेचुरल तरीके से भी होती तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे ही कॉज की वजह से ऐसी चीजें होती, जैसे फॉरेस्ट फायर वगैरह हो गया। वो सब इसलिए होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती, तब ये ऐसी कंडीशंस हो जाती जिससे फॉरेस्ट फायर वगैरह हो गया। और जो ये सब नेचुरल होता है, ये हम ह्यूमन बींग्स नहीं करते हैं, ये बाय द नेचर होता है। बाय द नेचर होता है, बट वो होता क्यों है? क्योंकि जो गैस ऐसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी मीथेन गैस है, सबकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। और वो कैसे होती है? वो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही वजह से होती है। जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से गैस वगैरह निकलती है, और जो भी ऐसी मतलब हार्मफुल गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके बहुत टेम्परेचर को हाई कर देती हैं, वो सब जो भी गैसेस रिलीज होती हैं वो सब हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से ये नेचर के थ्रू एक प्रोसेस हमारा फॉरेस्ट फायर वाला केस होता है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट फायर अपने आप पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं। जब तक वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होते तब तक वो आग कंटिन्यू रहती है बहुत काफी टाइम तक, और कोई भी ह्यूमन बींग उसको स्टॉप नहीं कर सकता है। और ह्यूमन रिलेटेड कॉजेज वो होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स अपने आप पेड़ों की कटाई करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एक्टिविटीज, अपने ह्यूमन बेनिफिट के लिए उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारी प्रोसेस जो होती है वो डिफॉरेस्टेशन होता है। अब हम कुछ मेन रीजंस पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिससे हमें डिफॉरेस्टेशन मींस पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। सबसे पहला है क्रिएटिंग मोर लैंड फॉर कल्टिवेशन सो दैट द मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी के घर में अगर 2 लोग हैं और सब लोग एक एक रोटी खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कितनी रोटी की रिक्वायरमेंट होगी? 2।
अब किसी घर में अगर 50 लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर सब लोग एक एक भी खाएंगे तो उनके घर में कितनी रोटी की रिक्वायरमेंट है, 50। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड दे रिक्वायर मोर फूड टू ईट। तो अब जब मोर फूड चाहिए तो ऑब्वियसली बात है उस फूड को उगाने के लिए स्पेस भी तो होनी चाहिए ना। अगर हम एक लैंड पे इतना वीट उगाते हैं कि वो हमें 10 ऑफ चपातीस प्रोवाइड करे, तो उतने लैंड पे हम, ऐसा तो है नहीं कि इतना ज्यादा वीट उगा देंगे कि वो हमें 100 प्रोवाइड करने लगे। अब उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब जब लैंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो कहाँ से हम लैंड लेके आएंगे, कहीं अलग से तो लेके आएंगे नहीं कि कहीं से लाया खरीदा और रख दिया उसमें प्लांट उगा दिया, ऐसा तो होगा नहीं। जो लैंड है हमारी, जो फॉरेस्ट वगैरह जहाँ पे लगे वहां पे हम कटाई करेंगे और कल्टीवेशन की प्रोसेस करेंगे, वहां पे फूड और अनाज हम लोग उगाएंगे, जिससे जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। ठीक। नेक्स्ट है क्रिएटिंग मोर स्पेस फॉर द पीपल टू लिव, दैट इज अर्बनाइजेशन। अब ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, फ्लैट्स बनाना, ये सब चीज बनाने के लिए भी पेड़ों की कटाई होती है। जो आप लोगों ने देखा होगा आउटर के एरियाज होते हैं वहां पे सब कटाई वगैरह होके अब नए नए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के और बड़े बड़े बिल्डिंग्स टाइप के बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स वगैरह। किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। अब ऑब्वियस बात है ज्यादा लोग होंगे तो रिक्वायरमेंट भी तो होगी लैंड की उनको रहने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स एज और एज फ्यूल। फ्यूल मीन्स लकड़ियां जलाई जाती हैं, खाना बनाने के लिए उनका यूज होता है। और बाकी हमारी फर्नीचर्स वगैरह हो गए, ये सब किससे बनते हैं, वुड से ही तो बनते हैं। तो इनको भी बनाने के लिए हमारे फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, व्हेन द कैटल ग्रेज इन द फॉरेस्ट दे ट्रैम्पल मेनी स्मॉल प्लांट्स एंड ईट द रेस्ट, दे ईट ऑल द लीव्स ऑफ द श्रब्स। अब ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल जो हो गया, ये भी एक मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि जो कैटल होती है उसको अगर हम फॉरेस्ट में एज इट इज छोड़ देते हैं खाने के लिए, तो जितने जितने स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको वो ईट अप कर जाती है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिसिनल यूजेस के लिए। कुछ हर्ब्स श्रब्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी जो कुछ स्मॉल प्लांट्स हैं वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है हमारे डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट है नेचुरल कॉज सच एज फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट। मैंने आपको बताया था एक फॉरेस्ट फायर के बारे में, कुछ ऐसे नेचुरल कॉजेज है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, मींस प्लांट्स का एक तरह से लैंड से रिमूवल हो जाता है। अब डिफॉरेस्टेशन तो हो गया, ऐसे कौन कौन से रीजंस जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब जब ये रीजंस हमने बताया तो अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन डिफॉरेस्टेशन के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, it leads to the disturbing weather pattern and increasing the chance of natural calamities such as flood, drought. Few important causes of deforestation are as follows. अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ वेदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऑब्वियसली बात है डिफॉरेस्टेशन होगा, प्रॉपर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये पूरी तरीके से इम्बैलेंस होगी, और जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में जो भी हमारी गैसेस होती हैं उन सब की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर राइज कर जाएगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो एक तरह से क्या होगा, जब टेम्परेचर एकदम से राइज कर जाएगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है वो क्या करेंगे, मेल्ट करने लगेंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लास में अगर पानी अगर ऊपर तक भरा है तो क्या होता है, बहने लगता है ना। जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा, अपने लेवल से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लड वाली कंडीशंस आ जाएंगी, पानी सिटीज में एक तरह से भरने लगेगा। तो ये सब बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में आती है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ द ट्रीज देयर इज अ लेस यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ट्रीज गिर जाएंगे, ट्रीज नहीं रहेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं वो कौन एब्जॉर्व करेगा, कोई नहीं है एब्जॉर्व करने वाला, तो ये कहाँ जाएंगे, रहेगी तो एटमॉस्फेयर में ही ना, which increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere, वही चीज लिखा हुआ है। This lead to the global warming as CO2 traps the heat rays reflected by the earth. CO2 जो गैस है हमारी, इसकी कैपेसिटी होती है, एक तरह से कैपेबिलिटी होती है कि जो हीट रेज हमारी आ रही हैं अर्थ की तरफ उसको ये कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। अब जब कैप्चर कर लेगी तो टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द वाटर साइकिल गेट डिस्टर्ब एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस, दिस रिजल्ट इन ड्रॉट। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर साइकिल जो है पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। अब जिसकी वजह से पानी जो है वो भी नहीं बरसेगा, ठीक है, पानी नहीं बरसेगा तो कैसी कंडीशन आ जाएगी, ड्रॉट, सूखा बढ़ जाएगा एक तरह से। तो ये हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नेक्स्ट होते हैं द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन।
अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे प्लांट्स काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाएगा. अब प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. Reduced number of trees requires less carbon dioxide, so the level of this gas has gone up in the atmosphere, resulted in global warming. मैंने आपको भी समझाया ही था. ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन आ जाएगी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा एकदम से राइज कर जाएगा. नेक्स्ट है, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन soil is left loosened and becomes prone to being eroded by wind and water. Excessive erosion results in the fertility of the soil, reduces the fertility of the soil and slows the region get converted into desert. This is known as desertification. अब डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो सॉइल जो है वो जो मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट की वजह से, प्लांट्स की वजह से सॉइल जो होती है टाइटली होती है, टाइटली बाउंडेड होती है. तो अब जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल जो वो भी लूज हो जाएगी. जब लूज हो जाएगी तो पानी वगैरह बरसेगा तो क्या होगा कि जितनी भी फर्टाइल सॉइल होती है ऊपर से वो हमारी रिमूव हो जाएगी, बह जाएगी. अब बह जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या करेगी, पूरी तरीके से इंक्रीज हो मतलब सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो वहां पे हम कोई भी चीज ग्रो करेंगे तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, वो प्लांट हमारा सरवाइव ही नहीं कर पाएगा. तो ऐसी कंडीशन पे क्या आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, रेगिस्तान टाइप का, डेजर्ट टाइप का बन जाएगा जहाँ पे कोई भी चीज ग्रो नहीं हो सकती है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट है, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स गेट्स डिस्ट्रॉयड. बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा ये चीज है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है. जो बर्ड्स वगैरह है जो सर्वाइव करती हैं उनको भी एक तरह से प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रही है अपना होम बिल्ड करने के लिए. नेक्स्ट है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज the rainwater that falls on the ground does not absorb. This excessive water also contributes to flood. अब जो हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसकी वजह से ट्रीज की कटिंग हो रही है तो पानी मैंने आपको बताया था बह जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है लैंड में. जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बह जाएगा तो उस कंडीशन पे फ्लड जैसी सिचुएशन भी आ सकती है. व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू होल्ड द रेन वाटर द वाटर टेबल डिक्रीजेस. अब मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जब टाइटली बाउंडेड होते हैं सॉइल से तो उसमें मतलब एक तरह से एब्जॉर्प्शन होता रहता है पानी का. मतलब पानी जब रुकेगा, ठहरेगा तो ऑब्वियस बात है पानी एब्जॉर्व करेगी लैंड. जब लैंड पानी ऑब्जॉर्व करेगी तो वाटर टेबल क्या इंक्रीज कर जाएगा. अब जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा. जब रेन वाटर एब्जॉर्व नहीं करेगा तो क्या होगा, वाटर टेबल इंक्रीज भी नहीं कर पाएगी. तो ये वाटर का भी एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन का बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है इस पे. तो ये बेसिकली हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं फ्लोरा एंड फोना. एक नया टॉपिक है हमारा, फ्लोरा एंड फोना क्या होता है. तो जो हमारा फ्लोरा टर्म होता है वो किस चीज को हमारा इंडिकेट करता है, प्लांट्स को. और जो फोना होता है वो टर्म हमारा किस चीज को इंडिकेट करता है, एनिमल्स को. The term flora is used to indicate the different plants growing in a particular area. किसी particular area में कितने different number of plants grow कर रहे हैं वो उस पूरे को एक term से हम contribute करते हैं जिसको हम बोलते हैं flora. ठीक है. और जो fauna होता है वो हमारा animals होता है, किसी भी particular area में कितने हमारे animals पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं fauna. जैसे for example it is assumed that the following living organisms are present in a particular area: mango, jamun, सनफ्लावर, पीस, काउ, एलिफेंट्स, डॉग, क्रो एंड बुल. ये सब एक किसी पर्टिकुलर जगह पे मतलब प्रेजेंट है. तो फ्लोरा जो हो जाएगा पर्टिकुलर एरिया का क्या हो जाएगा, मैंगो, जामुन, सनफ्लावर, पीस प्लांट. ठीक है. और काउ, एलिफेंट, डॉग, क्रो, बुल contributes to the fauna of that area. किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ये सारी चीज हो तो उसे हम एक कॉमन टर्म से डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर. ठीक. बायोस्फेयर से हम इसको डिनोट करते हैं, जो जितने भी हमारे सपोर्ट करता है जितने भी लिविंग चीजें हमारी. और अगर हम फ्लोरा और फोना अलग अलग डिनोट करें तो फ्लोरा जो होता है वो हमारे प्लांट्स होते हैं और फोना जो होते हैं वो हमारे एनिमल्स होते हैं. बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट द लाइफ एज वेयर और वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. और जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जो जितने मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया है, इस जहाँ पे जो ये प्लेस है जहाँ पे ये सारे हमारे एग्जिस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. मैंने आपको बताया फ्लोरा और फौना अलग अलग, दोनों को जब मिला दिए तो हमारे जिस स्पेस में ये दोनों ही हमारे एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर हमारा क्या चीज इंक्लूड करता है, लैंड, लैंड सरफेस को इंक्लूड करता है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं.
वाटर को भी इंक्लूड करता है जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और एयर को भी इंक्लूड करता है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? इट इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग द एंटायर प्लैनेट। पूरे एंटायर प्लैनेट पर जो भी हमारा सॉलिड रॉकी पार्ट होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द वाटर ऑन और नियर द अर्थ। अर्थ पे और उसके आसपास जितना भी वाटर होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला पार्ट के। लिथो मीन्स लैंड, हाइड्रो मीन्स वाटर, और एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। जो भी हमारी एयर सराउंडिंग में प्रेजेंट है प्लैनेट के वो हमारा एटमॉस्फेयर मतलब कंसिस्ट करती है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? द टर्म इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म along with the non-living components such as climate, soil, carbon dioxide, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा ऑन एन एरिया। इकोसिस्टम क्या होता है? वो सारी ही चीजें जितनी हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो हमारे लिविंग हो गए चाहे वो हमारे नॉन लिविंग हो गए, वो सारी ही चीजों को मिला के क्या बनता है? हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। और जहां पे सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारी प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस किसी बच्चे को कोई चीज में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं, और इसी टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।